नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अभी तक अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जाना था। चंद्रगुप्त और मौर्य और बिंदुसार के बारे में हमने सारी जानकारी प्राप्त की, जितनी संभव हो सकी या जितनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जरूरी लगी हमें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासक के बारे में जो बहुत लंबे समय तक गुमनामी के अंधेरे में चला गया, जिसकी खोज बहुत बाद में जब ब्रिटिशर्स आए उनके द्वारा की गई, अन्यथा हम प्राचीन भारत में उसको नहीं जान पाते। एक ऐसे शासक के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिसने संपूर्ण विश्व को एक नए धर्म से परिचित करवाया। संपूर्ण विश्व को उसने बताया कि किस प्रकार से एक युद्ध के बाद व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल जाती है। उसने दुनिया को समझाया कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष क्यों महत्वपूर्ण है। धम्म के माध्यम से भी या नैतिकता के माध्यम से भी लोगों को बदला जा सकता है। उसी धम्म के आधार पर उसने शासन किया। तो आज हम बात करेंगे हमारे महान शासक अशोक के बारे में। अशोक के बारे में बात करने से पहले हम देख लें कि हमें अशोक के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है। अशोक के बारे में हम प्रारंभ से लेके क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके उसके मूल्यांकन तक पहुंचेंगे कि अशोक ने किस तरीके का शासन किया। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अशोक को शुरू करने से पहले हम उसकी एक भूमिका बना लेते हैं, जो उसके बारे में हमें मोटा मोटा एक खाका तैयार करके देगी या एक भूमिका तैयार करके देगी, जिससे हमें उसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे महान राजा अशोक के बारे में। जब हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक मौर्य शासक, इसका शासनकाल हम इसके परिचय में ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? परिचय में हम इसके बारे में जानेंगे कि जैसे इसके माता पिता कौन थे, या इसकी पत्नियों के नाम कौन कौन सी पत्नियां थी, या माओ के नाम कौन कौन से मिलते हैं। तो अलग अलग जो राइटर हैं अलग अलग नाम बताते हैं। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हम ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमें एक जानकारी बनी रहे। उसके बारे में देखेंगे, इसका कार्यकाल देखेंगे हम कब से कब तक होता है, तो ये हम परिचय में हासिल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका राज्यारोहण। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो जाती है और लगभग 3 साल के या 4 साल के उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद अशोक 269 में गद्दी पर बैठता है। 269 में गद्दी पर बैठता है, तब कुछ बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो ये सारी जानकारी हम इसके राज्यारोहण में पढ़ेंगे या उत्तराधिकारी संघर्ष के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में, इसने अपने शासन के 8वें वर्ष में एक इतना भीषण युद्ध किया जिसने इसकी मनोदशा को ही पलट कर रख दिया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कलिंग युद्ध के बारे में। इसके बाद हम अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक का धम्म क्या था, ठीक है। धम्म क्या था? जब वो पूछता है किम चुम धम्मे, मतलब धम्म क्या है, फिर वो उसकी परिभाषा देता है जो राहुलवाद सूत्र से ली गई है, ठीक है। तो वो धम्म की परिभाषा देखेंगे हम। फिर देखेंगे धम्म का प्रचार। धम्म का प्रचार, धम्म का प्रचार जिन अभिलेखों के माध्यम से किया गया था, इसमें हम अभिलेखों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभिलेखों को पढ़ेंगे हम इसमें। सभी शिलालेखों, जो भी शिलालेख प्राप्त हुए, स्तंभलेख प्राप्त हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलेगी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ ही हम कौन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे इसके, ठीक है। प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसने अपना शासन चलाया, किन किन लोगों को इसने मंत्री पद पर नियुक्त किया, या किन किन लोगों से कौन कौन से विभागों की इसने स्थापना की, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी विदेश नीति के बारे में देखेंगे हम कि किन किन देशों के साथ इसके मित्रतापूर्वक संबंध थे, जो हमें अशोक के अभिलेखों से पता चलता है, ठीक है। तो इस अशोक की हालांकि बेसिक जानकारी हमें
अभिलेखों से ही मिलती है। ठीक है, अगर अशोक के अभिलेखों को हम नहीं डिकोड कर पाते या ब्राह्मी लिपि को डिकोड नहीं कर पाते तो अशोक के बारे में जानना लगभग नामुमकिन होता। और अंत में हम अशोक का मूल्यांकन करेंगे कि अशोक ने भैरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाकर सही किया या गलत किया। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज अशोक के अंदर। ठीक है, तो आज देखते हैं, इसमें 2 क्लासेस लगेंगी जहां तक हो सकता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जिसमें हम आज परिचय, राज्यारोहण, कलिंग युद्ध और धम्म तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं परिचय से। जब हम अशोक के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से अशोक ने सत्ता प्राप्त की या कब से कब तक इसका शासन रहा, तो यही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो परिचय से शुरू करते हैं। परिचय में हम बात करते हैं कि इसका शासनकाल 272 से 232 तक रहा, 232 बीसी। ठीक है, 272 से 232 ईसा पूर्व, मतलब लगभग इसने 40 साल शासन किया, 40 साल शासन किया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इसके पिता के बारे में हमें पता चलता है। इसका पिता कौन था? पिता बिंदुसार, जो कि ऑब्वियसली अपन को पता है। ठीक है, माता के 4-5 नाम मिलते हैं। माता के अलग अलग राइटर अलग अलग नाम बताते हैं। जैसे इनका नाम मिलता है सुभद्रांगी मिलता है इनका नाम, और क्या मिलता है? धम्मा मिलता है या धर्मा मिलता है। ठीक है, जन कल्याणी, राइटर्स बताते हैं कि धर्मा के नाम पर ही या जन कल्याणी के नाम पर ही उसने अपने धम्म की स्थापना की थी। ठीक है, ये धर्मा या जन कल्याणी के नाम पर ही धम्म की स्थापना की। ये अलग अलग नाम मिलते हैं। हालांकि कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जिनमें द्वंद्व हो। ठीक है, कभी भी द्वंद्वपूर्ण सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस चीज से आप बेफिक्र रहे। ठीक है, ये माता हो गए। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 5 शादियां की थी। अशोक की 5 वाइफ के नाम हमें पता चलते हैं, जिनमें हम देखते हैं पत्नी कौन कौन सी है। पत्नी मिलती है सबसे पहले हमें, इनकी पत्नी मिलती है कारुआ की सबसे पहली पत्नी मिलती है। कारुआ की वही है जिनके 2 बच्चे मिलते हैं हमें। कारुआ की के 2 बच्चे, एक तीवर और एक इनकी एक कन्या मिलती है जिसका नेपाल के शासक के साथ विवाह होता है। नेपाल के शासक से विवाह। कन्या का नाम अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा एकदम से, जानना जरूरी भी नहीं है। तीवर का नाम जानना जरूरी है क्योंकि तीवर का उल्लेख मिलता है हमें कारुवागी के रानी के अभिलेख में। रानी का लेख है जो प्रयाग स्तंभ लेख, उस पर रानी का लेख खुदा हुआ है जिसको कारुवागी ने खुदवाया था। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि इसने संघ भेद को खत्म करने की बात कही है। संघ भेद, जो भी संघ में फूट डालने की कोशिश करता है उसको खत्म करने की बात कही गई है कारुवाकी ने रानी के लेख में। ठीक है, उसमें तीवर का उल्लेख मिलता है और लड़की का नाम जैसे याद आता है, रिकॉल होता है, अपन लिख लेंगे। ठीक है, फिर दूसरी शादी मिलती है इसकी असंधि मित्रा से। असंधि मित्रा से इसका विवाह होता है। ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक अशोक की पटरानी रहती है और इनकी एक नर्तकी होती है तिस्रक्षिता है। तिस्रक्षिता इनकी नर्तकी होती है। असंधि मित्रा की तिस्रक्षिता। बाद में अशोक इससे शादी करते हैं तिस्रक्षिता से। ठीक है, तीसरी शादी करते हैं ये किससे? तीसरी शादी करते हैं ये पद्मावती से। पद्मावती से शादी करते हैं जिससे इनको कुणाल पुत्र होता है, जिनका कुणाल पुत्र होता है। ठीक है, कुणाल पुत्र होता है। कुणाल को ये तक्षशिला का शासक जो गवर्नर बना के भेजते हैं। जब तक्षशिला का गवर्नर बना के भेजते हैं कुणाल को, तब वहां विद्रोह दबाने का काम करते हैं। जो अमात्यों द्वारा विद्रोह किया गया था उसको दबाने का काम करते हैं। तब क्या होता है कि जो तिस्रक्षिता रहती है, इनकी चौथी पत्नी,
कई लेखकों ने बताया है, ऐसा एक कहानी मिलती है कि तिस्रक्षिता द्वारा कुणाल को एक आदेश भेजा गया, जिसमें कूट लेखन के माध्यम से ये आदेश दिया गया कि राजा ने आदेश भेजा है कि कुणाल को अंधा करवा दिया जाए। ठीक है, कुणाल को अंधा इसलिए करवाया गया क्योंकि तिस्रक्षिता कुणाल को पसंद करती थी। ठीक है, और यही कुणाल कहता है कि आप मेरी सौतेली माँ जैसी हैं, इसी वजह से तिस्रक्षिता एक आदेश में कूट लेखन के माध्यम से कुणाल को अंधा करवा देती है। ये कहानी हमें मिलती है। तो ये 4 शादियां मिलती हैं इसकी हमें, और एक शादी मिलती है जो सबसे महत्वपूर्ण देखी है हमने, महादेवी, वैदेश महादेवी जिसका नाम मिलता है, जो विदिशा की रहने वाली थी महादेवी। विदिशा की महादेवी रहती है, एक वैश्य जो व्यापारी वर्ग की कन्या रहती है, उनका नाम रहता है वैदेश महादेवी। वैदेश महादेवी के 2 बच्चे होते हैं, कौन कौन? महेंद्र और संघमित्रा। इनकी बेटी का नाम चारुमती। चारुमती चारुमती की शादी नेपाल के शासक से होती है। ठीक है, उस समय तीवर और चारुमती कारुआकी के बच्चे थे। ठीक है, महेंद्र संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा जाता है बौद्ध धर्म के विचार के लिए। ठीक है, ये हमें इनके 5 शादियों के और 5 बच्चे के, एक और अशोक का बेटा मिलता है जो बाद में कश्मीर का शासक बनता है। ठीक है, उसका पुत्र का नाम क्या रहता है? जालौक। जालौक, ठीक है, जालौक रहता है कश्मीर का शासक बाद में। ठीक है, कश्मीर का। ठीक है, तो एक ये हो गया इसका संतान, इधर 2 हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है, एक हो गया कुणाल और 2 ये हो गए। 5 विवाह और 6 बच्चे होते हैं अशोक के। ठीक है, ये हमने बेसिक सी जानकारी पढ़ी कि इसके परिचय में। ठीक है, तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके राज्यारोहण के बारे में। राज्यारोहण के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखते हैं कि अशोक एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है, एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है जो जिसका आधार नैतिकता होता है, जिसका आधार युद्ध नहीं होता है, जिसका आधार हमेशा संघर्ष नहीं होता है, जो नैतिकता के आधार पर लोगों को एक आचार संहिता देता है, जिससे लोगों की नैतिकता में वृद्धि होती है, नैतिकता सुनिश्चित होती है। जिससे इसी कारण से अशोक का धम्म इतना श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अशोक को धम्म के मामले में श्रेष्ठ माना गया है। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राज्यारोहण। जब राज्यारोहण की बात करते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि अशोक शासक बनने से पहले उज्जैनी का गवर्नर था। सामंत पाशादिका से पता चलता है हमें, सामंत पाशादिका से पता चलता है कि यह पहले उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, बिंदुसार ने इसको उज्जैन का गवर्नर बनाया। उसके बाद इसको भेजा गया था तक्षशिला भेजा गया। ठीक है, पहले यह उज्जैन का गवर्नर बना, बाद में यह तक्षशिला के गवर्नर के रूप में गया था। फिर वहां से वो इसलिए वापस आ जाता है क्योंकि जो बिंदुसार है वो सुशीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है, सुशीम को उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, तब वो वापस आता है शासक बनने के लिए, और तब जाकर भीषण नरसंहार होता है। ये कहानी बौद्ध ग्रंथ है जो दीपवंश और महावंश, ठीक है, दीपवंश एंड महावंश, जो सिंगली अनुसूचियों के हिसाब से बौद्ध साहित्य है, उसके हिसाब से अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करता है। 99 भाइयों की हत्या, हालांकि यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है क्योंकि आगे चल के भी उसके अभिलेखों में उसके भाइयों के नाम मिलते हैं हमें। ठीक है, इसलिए 99 भाइयों की हत्या करना बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है मुझे। ठीक है, और ये इससे पता चलता है कि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि अशोक अपने पूर्व काल में, अशोक पूर्व में क्या था, अपने प्रारंभिक काल में ब्राह्मण धर्म अपनाता था। वो ब्राह्मण धर्म या फिर शिव की पूजा करता था वो। ठीक है, शिव की पूजा करेगा, या फिर ऐसा देखें हम कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाने के पहले वो बहुत ही क्रूर किस्म का होगा, चंड किस्म का होगा, इसलिए इसको चंड अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, चंड कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत ही हत्याएं की, बहुत क्रूरता थी इसमें। ये पहले शिव की पूजा करता था,
शिव का उपासक था, ठीक है। लेकिन शैव धर्म के उपासक के बाद ये बाद में बन जाता है बौद्ध, ठीक है। जैसे ही बौद्ध बनता है, बौद्ध ग्रंथ बताने लगते हैं कि उसमें दया आ गई, दया की भावना। और कलिंग की युद्ध का भी भीषणतापूर्ण वर्णन किसने किया है? बौद्ध ग्रंथों ने ही। बौद्ध ग्रंथों ने अशोक को अपने प्रारंभिक काल में चंड अशोक बताया है, ठीक है। और उत्तर काल में बताया है कि वह किस तरीके से धम्म की उपासना करने लगता है। तो ये बेसिकली हम राज्यारोहण में पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध की भीषणता को हम देखेंगे, किस तरीके से क्या क्या हुआ कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध के जब हम बारे में पढ़ते हैं तो कलिंग युद्ध को सबसे पहले देखा जाता है कि कलिंग युद्ध हुआ क्यों, कलिंग युद्ध का कारण क्या रहा, ठीक है। तो कलिंग युद्ध की हेडिंग बना लेते हैं हम। कलिंग युद्ध के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कलिंग युद्ध हुआ कब? कलिंग युद्ध का कार्यकाल मिलता है हमें, कलिंग युद्ध का समय मिलता है 261 ईसा पूर्व, ठीक है। 261 ईसा पूर्व मिलता है। बेसिकली जब हम देखें कि कलिंग को नंद वंश के समय ही साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। नंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य आता है तब जाकर इसके साम्राज्य में ही रहता है। लेकिन जब बिंदुसार आता है तब कलिंग इसके हाथ से निकल जाता है, मौर्य साम्राज्य के हाथ से कलिंग निकल जाता है, बिंदुसार के समय स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन फिर जब अशोक की बारी आती है, जब अशोक सत्ता में आता है, तब अशोक इसको वापस पाना चाहता है। अशोक जो राइटर रहते हैं, राइटर इसके कारण बताते हैं कि क्या कारण है अशोक के कलिंग पर आक्रमण करने के। कोई कहता है कि एक मोतियों का हार है जो लुटेरों ने, नागाओं ने लूट लिया था, ठीक है। कुछ अलग अलग थ्योरी देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह था कि नदियों के, कई नदियां थी वहां पे, ठीक है। तो वहां पे ट्रांसपोर्ट अच्छा होता था, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, ठीक है। समुद्र से लगा हुआ है, ठीक है, तो विदेशी व्यापार अच्छा होगा, ठीक है। विदेशी व्यापार के लिए समुद्र मिल जाता था, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र ये। और वहां नदियां होने की वजह से भूमि भी अच्छी उपजाऊ होती थी, जहां से उपज अच्छी होती थी। चाणक्य कहता है कि वहां सूती वस्त्र बहुत अच्छे मिलते थे, ठीक है। सूती वस्त्र और हाथी वहां बहुत अच्छी किस्म के होते थे। इसीलिए से ये कौन बताता है? चाणक्य, ठीक है। ये बेसिक कारण हो सकते हैं जो इसको युद्ध करने पर मजबूर करें। तो वो समय आ जाता है जब अशोक युद्ध के लिए तैयार होता है, और युद्ध के समय वो देखता है कि किस तरीके से 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.5 लाख लोग अपाहिज और बंदी बना लिए जाते हैं। इस युद्ध की भीषणता ने अशोक को तोड़कर रख दिया था, और वह इस सबसे दूर 1 साल आके बिल्कुल एकांतवास में रहा, ठीक है। और आगे चल के यह बुद्ध धर्म को अपना लेता है। तो कलिंग युद्ध में हम देखते हैं कि 1 लाख लोग मारे, 1 लाख मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए, ठीक है। ये कलिंग युद्ध हुआ दया नदी के तट पर, दया नदी। जब हम देखते हैं कि ऐसा विवरण मिलता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ, तब जब लाशों के ढेर पड़े थे, तब दया नदी का रंग, दया नदी के पानी का रंग था वो बिल्कुल लाल हो चुका था। इतना भयावह, इतना भीषण दृश्य था कि दया नदी के पानी का रंग खून की तरह हो गया था। तो ये बेसिक सी जानकारी मिलती है हमें कि भाई ये हो गया उसका कार्यकाल, ठीक है। अब बेसिक सी चीज पता करें कि उस समय राजा कौन था। तो राजा मूल रूप से हमें कोई नहीं मिलता है। कई राइटर्स के बारे में देखा मैंने, कोई हमें राजा नहीं मिला। लेकिन कहीं कहीं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वहां पर अपन को नंदराज ऑप्शन मिलता है, तो नंदराज के साथ जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। नंदराज वहां का शासक रहेगा। तो ये बेसिकली हमें जानकारी मिलती है कलिंग के युद्ध से। कलिंग युद्ध समाप्त होता है, 1 साल के लिए डिप्रेशन में चला जाता है अशोक, ठीक है। और फिर वह एक शांति की तलाश में जाता है, शांति की तलाश में जाता है। तो वह सुशिम के बेटे निग्रोध को देखता है।
जब अशोक ने सुशिम का वध किया, ठीक है, उसके बाद निग्रोध बौद्ध धर्म की ओर चला जाता है। 7 साल का छोटा सा बच्चा रहता है, लेकिन उसके चेहरे की चमक, उसका आभामंडल उससे इतना प्रभावित हो जाता है अशोक कि वह उसको उतना खुश देखता है, तो वह कहता है कि यह बच्चा कौन है जो इतना प्रसन्न है और इसका कारण क्या है। जब वो उसको वापस अपने पास बुलाता है, तब कुछ उनके बीच में वार्तालाप होती है जो दार्शनिक लेवल की होती है। वो बच्चा बताता है कि वो खुश क्यों है, किस तरीके से है, बौद्ध धर्म की जिसमें महिमा वर्णन किया गया। उसके बाद अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो जाता है और आगे चल के अशोक मौलिपुत्र के प्रभाव में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। वो हम अशोक के धम्म में पढ़ेंगे। आज हम कलिंग तक ही सीमित रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा आज का कंटेंट, तो कल से हम अशोक का धम्म पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आई हाउ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।